सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड्स बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, रेदर मैं कहूँगी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन जो है क्लास 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मेजर पार्ट फॉर्म करता है रक्त संचार। रक्त संचार मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन। रक्त संचार मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ताकि अगर किसी को मतलब जानना हो कि हिंदी में मतलब क्या होगा, तो रक्त संचार का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन से जो है, यानी कि हार्ट में से जो है ब्लड कैसे फ्लो करता है बाकी ऑर्गन्स तक, और बाकी ऑर्गन से हार्ट में कैसे ब्लड आता है यूज होके, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है हार्ट के अंदर, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड किस टाइप से फ्लो करता है। ठीक है, कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड जाता है। जैसे कि हार्ट से लंग्स में कैसे ब्लड जाता है, और लंग्स में से हार्ट में कैसे ब्लड आता है। बाकी जैसे ऑर्गन है हमारे किडनीज, लीवर, इनमें कैसे ब्लड फ्लो करता है, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक डॉक्टर थे जिनका क्या नाम था, डॉक्टर विलियम हार्वे। क्या नाम था? डॉक्टर विलियम हार्वे। इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। फाउंडेशन ऑफ फिजियोलॉजी जो है वाज लेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। फाउंडेशन ऑफ फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि फिजियोलॉजी की नींव कब रखी गई थी? जब ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करा जा चुका था। मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन पता लग गया था वर्ल्ड को कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, या बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता क्या है, ये जब पूरे वर्ल्ड को पता लग चुका था, उसके बाद ही जो है फिजियोलॉजी की नींव रखी गई थी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है, ठीक है, और मतलब जो फ्लूइड्स है वो किस टाइप से फंक्शन करते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स है, हर एक डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन रहता है, सबका अलग अलग होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें लोगों को नहीं पता थी। तो जो फाउंडेशन है फिजियोलॉजी की, वो रखी गई थी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मतलब कि जो नींव है फिजियोलॉजी की, जो फिजियोलॉजी की क्या है, नींव है, वो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बाद हुई थी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं। और इसको जो है मैंने स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। इससे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कॉल्ड, और एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ व्हाट। तो आंसर आ जाएगा अपना क्या? ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, इसमें भी जो है क्वेश्चन आता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। और जैसे तो आंसर क्या होगा अपना? डॉक्टर विलियम हार्वे। या ऐसे भी आ सकता है कि डॉक्टर विलियम हार्वे इज फादर ऑफ व्हाट, तो क्या आ जाएगा? फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ठीक है, और ऐसे भी आ सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? डॉक्टर विलियम हार्वे। ठीक है, अब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अपना दो टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है एक तो ओपन टाइप एंड दूसरा होता है अपना क्लोज टाइप। ब्लड सर्कुलेशन ना अपना दो टाइप का होता है। कौन सा होता है? सबसे पहला होता है ओपन टाइप एंड दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, अभी मैं आपको और भी मतलब इन दोनों टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है देना ज़रूरी है, ताकि एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ऐसा टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड जो है वो इस टाइप से हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है जिसमें क्या होगा, जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे टिश्यूज़ के, या जो मतलब जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा सेल्स के। जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा किसके साथ? सेल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये किस टाइप का सर्कुलेशन होता है? ओपन टाइप का। ठीक है, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है? जो ब्लड सेल्स होते हैं या जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते ब्लड के साथ। मतलब कि जो ब्लड है वो वेन्स या कैपिलरीज के अंदर फ्लो करेगा, और जो सेल्स है वो उससे अलग रहेंगे। मतलब जो दोनों, जो ब्लड और सेल्स हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं
नहीं आएंगे। वो जो है एक दूसरे से किससे डिफ्रेंशिएटेड होंगे, एक मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन तो नहीं, वेन्स या कैपिलरीज से जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना क्या, ओपन टाइप और क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब इसको मैं जो है और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो चलो अब हम इसको ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को ना थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन मैंने थोड़ा सा तो आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम स्टडी करें तो देखो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टिश्यूज और सेल्स बाथ इन बॉडी और ब्लड मीन्स द ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल्स। ठीक है, तो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जिसमें टिश्यूज या सेल्स जो है वो बॉडी फ्लूइड में बात करते हैं। मतलब कि जो टिश्यूज हो गए अपने, ठीक है, और जो सेल्स हो गए वो बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसके, सेल्स के। और द ब्लड और मीन्स द ब्लड कम्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल्स। मतलब जो ब्लड है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में या टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, रेदर उनसे थोड़ा वेन्स या कैपिलरीज के थ्रू जो है उससे वो अलग रहने के बजाय ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यूज और द सेल्स। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस है ओपन टाइप या क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, हम अब थोड़े एग्जांपल्स की बात करें कि ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन जो है हमें किस में देखने को मिलता है। तो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन ना हमें फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा ना कॉन्स्टिट्यूट करता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स की मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में, थोड़े एग्जांपल्स याद कर लो क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहला आता है अपना प्रॉन। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रॉन, फिर इंसेक्ट्स तो चलो ये तो कॉमन होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपने कॉकरोचेस और आते हैं क्रैब्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए अपने फाइलम आर्थ्रोपोडा के जिसमें जो है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिखता है। ठीक है, दूसरा होता है कुछ मोलस्का, मतलब जो फाइलम मोलस्का है जिसके अंदर अपना ऑक्टोपस आता है, एप्पल स्नेल आता है, ये सब जो आते हैं ये किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। तो इनमें भी जो है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिखता है। अभी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको जो है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिखेगा। देखो कैसे, जैसे अपना क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट से जो है जो ब्लड है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो जो है यहाँ पे किस में ओपन हो रहा है, टिश्यूज में ओपन हो रहा है। ब्लड ओपन अप इन द टिश्यूज, जो ब्लड है वो यहाँ पे टिश्यूज में ओपन हो रहा है। मतलब ब्लड जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है किसके साथ, टिश्यूज के साथ। या हम बोल सकते हैं कि जो टिश्यूज है वो भी किससे मिलके बने, सेल्स से मिलके बने हैं, तो सेल्स के साथ भी जो है वो क्या आ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो यहाँ देखो ये क्या है, अपना ब्लड है और यहाँ पे आके ये खुल गया और यहाँ पे अपने क्या है, टिश्यूज है। तो ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यूज और ब्लड ओपन्स अप इन द टिश्यूज और द सेल्स। तो मतलब ब्लड क्या आ गया, ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया टिश्यूज के या सेल्स के साथ। अब मैंने ये लाइन इतनी बार रिपीट कर दी है तो मैं ये होप करती हूँ कि आपको ये ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की। तो चलो अब हम बात करते हैं क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है, और ये जो है थोड़ा सा ओपन टाइप के कंपैरिजन में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जो है अच्छे से सुनना। ठीक है, तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज इन क्लोज ब्लड वेसल। मतलब कि जो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है इसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो क्लोज ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा सेल्स के। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज इन क्लोज ब्लड वेसल्स, ये लाइन क्लियर हो गई। अब आते हैं गैसियस एक्सचेंज या केमिकल एक्सचेंज अकर्स थ्रू वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब जो केमिकल एक्सचेंज, जो गैसेस का एक्सचेंज है, ठीक है, जब रेस्पिरेशन होता है तो जो गैसेस का एक्सचेंज है या जो केमिकल्स का, फ्लूइड्स का एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज है वो किससे होगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा। मतलब जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा सेल्स के, ब्लड जो है वो किस में फ्लो कर रहा है, क्लोज ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। तो वहीं से ही क्या होगा ना, गैशियस एक्सचेंज वहीं से होगा। मतलब कि जो वॉल है ना ब्लड वेसल की, वहीं से क्या होगा, अपना गैशियस एक्सचेंज होगा। जैसे कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा,
ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा तो वो उस ब्लड वेसल के वॉल के थ्रू होगा। जैसे मान लो कि इस तरफ क्या है अपना CO2 है, ठीक है, इस ये मान लो ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो है CO2 रिच ब्लड है, ठीक है, और जो बाहर ब्लड वेसल है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो ये दो ब्लड वेसल्स यहाँ पे जो फ्लो कर रही है ना, उनके वॉल के थ्रू ही क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा CO2 का और ऑक्सीजन का बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल एक्सचेंज अकर्स थ्रू दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड डू नॉट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल्स, ये भी समझ आ गया। अब देखो एग्जांपल्स, सबसे पहला होता है इसका अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म यानी कि फाइलम एनिलिडा में आता है। फाइलम एनिलिडा जो है इसके अंदर अपना कौन से इंसेक्ट्स आते, सॉरी इंसेक्ट्स नहीं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं जिनमें हमें मेटामराइजेशन या सेगमेंटेशन दिखती है उनकी बॉडी पे, मतलब कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, तो वो किस में आता है, फाइलम एनालिडा में। और जो अर्थवॉर्म है, आपने कभी अर्थवॉर्म अगर देखा हो तो आपको मतलब उसकी जो बॉडी होती है उस पर आपको दिखेंगे कि जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ना प्रेजेंट है, तो वो फाइलम एनालिडा के केस में होते हैं। तो फाइलम एनालिडा में अपना कौन सा एग्जांपल हो गया, अर्थवॉर्म का, ठीक है। अब आते हैं कुछ मॉलस्का, जो कुछ मॉलस्का में भी जो है ना क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अब मॉलस्का जो है हमने ओपन टाइप में भी पढ़ा है और मॉलस्का जो है क्लोज टाइप में भी है, तो ये क्या होगा, कॉमन होगा। अब आती है अपने पास फिशेस, जो फिशेस हैं वो भी जो है किस में आती है अपनी, उनका मतलब उनका सर्कुलेशन भी जो है किस टाइप का होता है, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आती है अपनी एम्फीबिया, ठीक है, जो एम्फीबियंस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, वो क्या हो गया अपने एम्फीबिया हो गए, जैसे कि फ्रॉग हो गया, टेडपोल हो गया, सैलेमेंडर वगैरह ये सब हो गया, ये क्या हो गया अपने एम्फीबिया। और इनमें भी जो है किस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन दिखता है हमें, क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। अब फिर आते हैं रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स हो गए, ठीक है, और कौन से हो गए, वाइपर्स हो गए, स्नेक्स हो गए अपने, और भी जैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सब किस में आते हैं, अपने रेप्टाइल्स में आते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन जो है कैसी हो, ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन हो, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हो गए, ठीक है, ये सब अपने किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। एव्स, एव्स यानी कि एव्स का मतलब होता है अपना बर्ड्स, ठीक है, एव्स यानी कि अपने क्या हो गए, बर्ड्स, जितने भी ब्लड बर्ड्स की क्लास होगी, पिकॉक हो गया, ठीक है, क्रो हो गया अपना, पिजन हो गया, ये सब किस में आते हैं, अपने बर्ड्स में आते हैं। मैमल्स मतलब जैसे ह्यूमंस हो गए, और कौन से कैंगारू हो गया, ठीक है, और अलग अलग जैसे एनिमल्स हो गए, वो सब अपने किस में आ जाएंगे, मैमेलिया में आ जाएंगे। तो इनमें सब में क्या दिखता है अपने को, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिखता है। आपने एक बार नोटिस की कि जैसे हम फर्दर जैसे बढ़ते जा रहे हैं कि सबसे पहले आया फाइलम एनिलिडा, ठीक है, फिर उसके बाद आया मोलस्का, फिर आए फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, फिर मैमेलिया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे जैसे कैरेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैमल्स जो है उसको हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्लास है ना, क्योंकि मैमल्स में क्या आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, और ह्यूमंस को हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्लास के अकॉर्डिंग ना मतलब हो रहा है। जैसे कि मेमेलिया है, तो मेमेलिया में अपने को क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिखा। अब हमने ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में क्या देखा कि जो आर्थ्रोपोडा हो गए या कुछ मोलस्का हो गए, उनमें हमें क्या दिख रहा है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिख रहा है। और ये जो है क्या है, एक लोअर क्लास होगी जो अपनी आर्थ्रोपोडा होगी, ठीक है। लेकिन जैसे हम एम्फीबिया में बढ़े, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स में और डेवलप होगी, एव्स और डेवलप हो गए, और जो मैमल्स है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हो गए। तो हमने क्या देखा कि क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ना डेवलप्ड जो क्लासेस हैं उनमें पाया जाता है, और जो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन है वो लोअर क्लासेस में पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा जिनमें हमें इंसेक्ट्स दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है अपने को क्या दिखता है, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब अपने ये दो टॉपिक जो है क्लियर हो गए, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो है क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। देखो ये डायग्राम तो रहेगा, देखो इस डायग्राम में जो है मैंने क्या एक्सप्लेन कर रखा है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये पे अब हमें क्या दिख रही है, एक आर्टरी दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, एक आर्टरी है। अभी जो आर्टरी है ये किस में डिवाइड करगी, आर्ट्रियोल में डिवाइड करगी, ठीक है। आर्टरी डिवाइड होगी, किस में बदल नहीं गई, मतलब आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड करके और उसने क्या बना लिया, आर्ट्रियोल बना लिया। आर्ट्रियोल फर्दर, जैसे ये एक आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक आर्ट्रियोल है, ये एक आर्ट्रियोल इतनी मतलब कैपिलरीज में जो है किस में डिवाइड होगा, कैपिलरीज में डिवाइड होगा। जैसे ये एक आर्ट्रियोल है, ये दो कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, ये दूसरा आर्ट्रियोल है, ये भी दो कैपिलरीज में डिवाइड, ये तीसरा आर्ट्रियोल है, ये भी जो है
फिर तीसरी कैपिलरीज में जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। और फिर ये कैपिलरीज जो है यूनाइट करके क्या बना लेगी, वेन्यूल बना लेंगी। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, अपने वेन्यूल है। और फिर जो वेन्यूल हैं, जैसे ये दो वेन्यूल है, ये दो वेन्यूल कंबाइन करके क्या बना लेगी, वेन बना लेगी। तो हमने क्या देखा, आर्टरी जो है, आर्टरी से जो है वेन कैसे बनी, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, देखो गैसियस एक्सचेंज बताना चाह रही हूँ। देखो जैसे अगर मैं मान लूँ कि इधर जो है, इधर क्या फ्लो कर रहा है, एक मिनट, देखो जैसे इधर जो है क्या फ्लो कर रहा है, अपना ऑक्सीजन रिच जो है, नहीं डीऑक्सीजनेटेड, चलो ब्लड इधर जो है क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, चलो रहने दो, इधर आप क्या कर लेते हैं कि इधर जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। इधर क्या फ्लो कर रहा है, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो अपनी मतलब जो कैपिलरीज हैं, इनके जो बीच में, मतलब अंदर नहीं कैपिलरीज जैसे ये कैपिलरी दूसरी कैपिलरी, तो इनके बीच में जो अपना ऑक्सीजनेटेड जो है क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इन कैपिलरीज के अंदर ना कौन सा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो मैं ब्लू पेन से दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये अपना क्या फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि कैसा ब्लड, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, ठीक है। और जो अपना ब्लैक वाला है, जो ये वाला जो है, ये अपना कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब गैसियस एक्सचेंज होगा। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब जैसे ये कैपिलरीज के अंदर जो अपना CO2 रिच ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो CO2 रिच ब्लड है, ये इस कैपिलरी की ब्लड, मतलब ये कैपिलरी की वॉल के थ्रू जो है, ये CO2 जो है इधर क्या कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। मतलब ये जो अपनी कैपिलरीज है, इनके बीच का ये जो स्पेस है, इधर जो CO2 जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा, और जो कैपिलरी के स्पेस के बीच में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो फ्लो कर रहा है, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इन कैपिलरीज में क्या कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे हुआ, ब्लड वेसल के जो वॉल है उसके थ्रू हुआ ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आया ब्लड के, मतलब जो सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आए ना ब्लड के। केमिकल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल के थ्रू ही हो रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन देखा। इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या समझा, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन समझा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ब्लड है वो किससे बना होता है, या जो अपने कॉम्पोनेंट्स हैं ब्लड सर्कुलेशन के वो क्या। तो चलो अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मतलब कॉम्पोनेंट्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, मैं बोलूँगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके जो अगर वो प्रेजेंट नहीं हुई तो ब्लड सर्कुलेशन जो है हो नहीं पाएगा। मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है अगर ये तीन चीज़ें जो है अगर नहीं हुई। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले अपना क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्लड ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अपना लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के अंदर मेनली क्या होता है, वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। मेनली इसके अंदर WBCs होते हैं, और WBC भी कौन से टाइप का, लिम्फोसाइट्स जो अपने होते हैं वो ही जो है लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो लिम्फ है ना, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक ऐसा कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है अपना दूसरा कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, वो क्या है, अपना हार्ट है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन मेनली किसके थ्रू होगा, हार्ट के थ्रू ही होगा ना। मतलब हार्ट से ही जो ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है जाएगा। फिर आती है अपनी तीसरी ब्लड वेसल्स जो कंडक्ट करेंगी ब्लड को, वो कौन होंगी, अपनी ब्लड वेसल्स ही तो होंगी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, यही तो होंगी ना जो कि ब्लड को कंडक्ट करेंगी डिफरेंट ऑर्गन्स तक। तो ये तीन मेजर जो है क्या है, कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू क्या होगा, अपना ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है अपना ब्लड सर्कुलेशन का, क्या होगा, ब्लड ही होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, अगर हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, ब्लड ही तो आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है अपना ब्लड, ठीक है। देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू जो है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड है, ठीक है, वो ही जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि ब्लड जो है वो सब्सटेंसेस लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, ठीक है।
एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, ठीक है, जैसे हॉर्मोन्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है उनके टारगेट ऑर्गन से, वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू ही तो हो रहा है। ब्लड के थ्रू ही तो हॉर्मोन्स जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन्स पे एक्ट कर पा रहे हैं। अब जैसे लंग्स है, लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जा रहा है? हार्ट तक, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक जो है लंग्स में से कौन लेके जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वेन लेके जा रही है ना। क्या लेके जा रही है? पल्मोनरी वेन लेके जा रही है। पल्मोनरी वेन के अंदर ऐसा क्या है? पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड ही तो है, जो कि किसके तक, कहाँ तक जा रहा है? हार्ट तक जा रहा है। तो ब्लड ने किसको कनेक्ट किया? ब्लड ने लंग्स और हार्ट को आपस में कनेक्ट किया। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जो है किसमें जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। हॉर्मोन्स को भी मतलब हॉर्मोन्स जो है अपने टारगेट ऑर्गन्स तक ब्लड के थ्रू ही जा रहे हैं। तो टारगेट ऑर्गन और जो उस हार्मोन को सिक्रीट करने वाला ऑर्गन है वो उसको कनेक्ट कर रहा है, जो ब्लड हो गया, ठीक है। अब जैसे किडनी में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो है, या हम बोल सकते हैं टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, क्रिटेनाइन हो गया, जिसको हमें अपनी बॉडी के अंदर रखना नहीं है। यूरिया हो गया, ठीक है, इसको हमें जो है क्या करना है? एलिमिनेट करना है। यूरिक एसिड हो गया, इसको हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है ना हमारी बॉडी से। यूरिक एसिड को एलिमिनेट करना है, क्रिटेनाइन को एलिमिनेट करना है, सल्फर को एलिमिनेट करना है। इनको हमें अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखना, क्योंकि अगर प्रेजेंट हो गया ना तो आगे चल के हमें डिजीजेस कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है। अब जो ब्लड है वो कितना परसेंट बनाता है? 6 to 8% बनाता है बॉडी वेट का। मतलब जो ब्लड है वो 6 to 8% जो है फॉर्म करता है हमारी बॉडी वेट का। हमारे बॉडी वेट का 6 to 8% पार्ट क्या है? ब्लड है, ठीक है। ब्लड इज स्लाइटली थिकर देन वाटर। जो ब्लड है वो पानी से थोड़ा सा क्या होता है? डेंस होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है किसकी? ब्लड की, जो ब्लड की अपनी क्या है? डेंसिटी है, वो क्या है? पानी से ज़्यादा है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब रो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ जो ब्लड है वो क्या है? पानी से जो है क्या है? ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ ब्लड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। अब आता है अपना ह्यूमन ब्लड, जो है वो कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। बेसिक मतलब कि एल्कलाइन होता है जो अपना ह्यूमन ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो है कितनी रहती है? अपनी 7.4 रहती है, ठीक है। अगर ये पीछे चल जाता, जैसे कि मान लो कि 5 हो जाता है या 6 हो जाता, तो ये जो है अपना क्या हो जाता? एसिडिक में काउंट होने लग जाता है ना, मतलब एसिडिक हो जाता। अगर ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती? 5 होती, 4 होती, 3 होती, 2 होती, तो अपना ब्लड कैसा होता है? एसिडिक होता। लेकिन पीएच वैल्यू कितनी है इसकी? 7.4 है। तो ये कैसा है? अपना स्लाइटली बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है। अगर इसको हम अगर ज़्यादा हो जाती है, अगर वैल्यू हो जाती है 10 हो जाती है, 11 हो जाती है, 12 हो जाती है पीएच, तो कैसा हो जाता है? वो और भी ज़्यादा जो है क्या हो जाता है? मतलब पूरा का पूरा एल्कलाइन ही हो जाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। लेकिन हम इसको बोलेंगे कि कैसा होता है? स्लाइटली बेसिक होता है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर। तो कैसा हो गया? स्लाइटली बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जो अपना लिम्फ होता है। लिम्फ को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम और पढ़े लिम्फ के बारे में, तो देखो अब हम पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में, ठीक है। तो लिम्फ देखो, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिम्फ क्या होता है। ब्लड कैपिलरीज आर साइट फॉर केमिकल एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, और ईसीएफ। ईसीएफ क्या होता है? अपना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो हमारे सेल्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल्यूलर मतलब सेल्स, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। तो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, या सेल्स को बाहर से जो फ्लूइड सराउंड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। हमें बोल सकते हैं कि सेल्स के अराउंड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज जो है, जैसे ये क्या है? अपनी ब्लड कैपिलरी है। ये किसके लिए साइट है? ये साइट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ केमिकल और गैसेस एक्सचेंज। यहाँ से क्या होगा? केमिकल या गैसेस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। हमने अभी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में इस डायग्राम को समझा था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो साइट किसके लिए हैं? केमिकल एक्सचेंज के लिए हैं बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। मतलब ब्लड जो है, ब्लड से जो है ऑक्सीजन या CO2 जो है वो टिश्यूज में जाएगी, और टिश्यूज से जो CO2 है वो किस में जाएगी? अपने ब्लड में आएगी, ठीक है। सॉरी, ब्लड से जो है ऑक्सीजन जो है वो किस में जाएगी? टिश्यूज में, और टिश्यूज से जो CO2 है वो किस में जाएगी? ब्लड में जाएगी। तो ऐसे जो है क्या होता है? अपना केमिकल एक्सचेंज, सॉरी गैसेस एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। अब ECF
के थ्रू क्या होगा, अपना केमिकल एक्सचेंज होगा। ब्लड के थ्रू तो गैसेस एक्सचेंज होगा, ईसीएफ के थ्रू क्या होगा, केमिकल एक्सचेंज होगा। ईसीएफ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब जैसे ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, इनके बीच में ये जो स्पेसेस है, इधर ये जो अपने को फ्लूइड दिख रहा है, ये क्या है, अपना ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरी फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन टिश्यू विच ड्रेन्स बाय सर्टेन वेसल्स। अब जो हमारे टिश्यूज जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारा ना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब वाटरी फ्लूइड ना एक्यूमुलेट हो जाता है। अब वो जो फ्लूइड है उसे टिश्यूज में से जो है हम बाहर ड्रेन आउट कैसे करेंगे, मतलब बाहर कैसे निकालेंगे, तो वो कुछ वेसल्स के थ्रू जो है ड्रेन आउट होता है, मतलब कुछ वेसल्स के थ्रू जो है वो फ्लूइड, वो वाटरी फ्लूइड उन टिश्यूज में से जो है बाहर जाएगा। तो उस वाटरी फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और वो वेसल्स या हाँ, वो वेसल्स जो लिम्फ को या उस वाटरी फ्लूइड को लेके जाएगी, उन वेसल्स को हम क्या नाम दे देते हैं, लिम्फ वेसल्स नाम दे देते हैं। तो लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लिम्फ प्रेजेंट होगा। और लिम्फ क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है जो कि हमारे टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट हो चुका है, जिसे हमें क्या करना है, ड्रेन आउट करवाना है। अब लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ के अंदर ना मेनली लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, एक टाइप के WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स है। लिम्फोसाइट्स में ना दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं टी सेल्स। लिम्फोसाइट्स का अभी के लिए आप ये मानो या अभी के लिए ये जानो कि लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन सर्टेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं सर्टेन टाइप तो वो कौन से हो गए, बी एंड टी सेल्स जो है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि टाइप ऑफ मतलब लिम्फोसाइट्स के आगे का जो है ये टाइप होता है, मतलब लिम्फोसाइट्स में बी और टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं जिससे कि इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब होता है जो लिम्फ होता है ना, उसको हम और क्या बोलते हैं, मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द रिवर ऑफ लाइफ। इसको मिडल मैन बोला जाता है, किसके बीच में, ब्लड और टिश्यूज के बीच में। इसको क्या बोलते हैं हम, मतलब बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, मिडल मैन इज द लिम्फ, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ। इसको हम रिवर ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है लिम्फ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि इट कंटेन सर्टेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, मतलब कि जो लिम्फ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेनली उसके अंदर मेनली जो है लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। और वो कौन से टाइप के हैं, बी एंड टी सेल्स जो है लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लिम्फ को ना और हम क्या बोलते हैं, लिम्फ को हम और बोलते हैं मिडल मैन। इट इज द मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो ब्लड और टिश्यू है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, उसके बीच में अपना लिम्फ प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ। इसको हम रिवर ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, इसको हम रिवर ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ना लिम्फ के अंदर, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। तो हमें जो है अगर डिजीज नहीं लगेगी तो हमारी जो जिंदगी है वो रहेगी ना, हम डेथ तो नहीं हो पाएगी ना अगर हमें डिजीज नहीं होएगी तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर ऑफ लाइफ है जो लिम्फ होता है। अब ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं जो नेक्स्ट कंपोनेंट है अपना ब्लड सर्कुलेशन का, जो कि क्या है अपना हार्ट, ठीक है। तो हार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं ब्लड के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि हार्ट जो है उसके वो जो एक बहुत ही बड़ा जो है टॉपिक है। इस चैप्टर का मेजर पार्ट जो है हार्ट का टॉपिक ही फॉर्म करता है, तो उसकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है हार्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगी। अभी हम ब्लड को जो है कंप्लीट करते हैं। तो जो ब्लड है ना वो लिम्फ हमारा हो गया, ठीक है। ब्लड के बारे में थोड़ा सा और देखो, ब्लड जो है ना वो दो कंपोनेंट से, दो पार्ट से मिलके बना है। ब्लड के अंदर 55 to 60% जो है अपना क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। एंड 40 to 45% क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल्स में अपने कौन से आते हैं, जैसे इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। ये जो है क्या, ये किस में आते हैं, ब्लड सेल्स में। और ये कितना पार्ट फॉर्म करते हैं, 40 to 45% पार्ट फॉर्म करते हैं किसका, ब्लड का। प्लाज्मा जो है वो कितना पार्ट फॉर्म करता है, 55 to 60% पार्ट फॉर्म करता है
ब्लड का, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो 90 to 92% जो है वाटर से मिलके बना है और 8 to 10% केमिकल से मिलके बना है। इन 8 to 10% केमिकल्स में क्या क्या आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एंड 7 to 8% क्या आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं। 7 to 8% प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा। तो जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है ना, इसका क्या काम होता है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका मेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी और टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होता है ना, इसका क्या फंक्शन है कि ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट है या जो मिनरल्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन को जो है एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। फिर आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन का मेन फंक्शन क्या है कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब हम आगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि फाइब्रिनोजन जो है किस टाइप से वर्क करता है, ठीक है। और 8 to 10% केमिकल्स में 7 to 8% प्रोटीन हो गए। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं अपने, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैस हो गए और हार्मोन्स हो गए और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है 8 to 10% केमिकल्स में ये भी पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्लड का। अब हम थोड़े सा और जो है ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, मतलब जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो हम आगे और डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज के बारे में, ठीक है। तो आरबीसीज देखो, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आरबीसीज आर हे और फ्लैशी कलर, मतलब कि जो आरबीसीज का कलर होता है वो किस टाइप का होता है, जैसे फ्लैश का कलर होता है ना, हल्का रेडिश सा, ठीक है, पिंकिश सा, इस टाइप का जो है आरबीसीज का कलर होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का कलर होता है। लेकिन क्यों आए हो, ये कह रहे जाना जाना चल बहुत देर हो गई, बाद में कर ले। ठीक है। तो आरबीसीज ना हे कलर या फ्लैशी कलर के होते हैं, मतलब थोड़े पिंकिश से होते हैं, लेकिन मतलब थोड़े रेडिश पिंकिश से इस टाइप के, ठीक है। लेकिन ये रेड जो है वो क्यों क्यों होते हैं रेड, वो रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ना 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है ऑक्सीजन के, और इसी पिगमेंट की वजह से ना आरबीसीज का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। Mature mammalian RBCs are disc and biconcave in shape due to absence of other cell organelles. जो RBCs होते हैं उनकी शेप जो है ना कुछ इस टाइप की होती है। ये क्या दिख रहा है अपने को, बाइकनकेव, ठीक है। मैच्योर मैमलिन आरबीसी ना डिस्क या बाइकनकेव शेप के होते हैं। डिस्क या बाइकनकेव मतलब इस टाइप की जो आरबीसीज की शेप होती है, ठीक है। ये एक कनकेव हो गया, दूसरा कनकेव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाई कनकेव हो गया। तो इस टाइप का ना हमें डिस्क शेप का या बाई कनकेव शेप का आरबीसीज जो है ह्यूमन आरबीसीज होते हैं, ठीक है। और ये इस टाइप का क्यों होता है, क्योंकि इसमें से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है ना, वो आरबीसीज की मैच्योरेशन के टाइम पे ना डिसअपियर कर जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो आरबीसीज है वो एलिमिनेट कर देता है न्यूक्लियस को और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्यों, क्योंकि उससे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन अपने अंदर जो है जमा करना है या इकट्ठा करना है। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा अगर, तो उतना ही ऑक्सीजन जो है आरबीसी उतना ही ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन बाइंड कर पाएगा उतने ही ऑक्सीजन के साथ। तो और आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ही करना ना ऑक्सीजन का या गैसेस का। और वो कैसे होगा, जब हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तभी। तो आरबीसी के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन गैसेस की जो है अच्छी होगी। इसलिए मैच्योर मैमलिन आरबीसी या एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के टाइम पे जो आरबीसी है वो न्यूक्लियस या अदर सेल ऑर्गेनल्स को जो है एलिमिनेट कर देता है। कैमल और वेमा के अंदर ना ओवल आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। जो कैमल और वेमा जो होता है उसमें जो है ओवल आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, उनमें बाइकनकेव शेप नहीं होती आरबीसीज की। और ये वही लाइन लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बताई है। और आरबीसी ऐसा क्यों करता है, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ताकि वो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन जो है एब्जॉर्ब कर सके फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ही जो है बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और 4 मॉलिक्यूल बाइंड
प्रोवाइड करेगा अपने साथ ऑक्सीजन के, ताकि मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हो सके किसका, ऑक्सीजन का टिश्यूज तक, और जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है और बाकी जो जितने प्रोसेस हैं वो अच्छे से हो सकें। अब देखो डायमीटर जो होता है ह्यूमन आरबीसी का वो कितना होता है अपना 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, देखो अपना जो आरबीसी है डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी जो है वो कितना रहता है अपना 7 माइक्रोमीटर, मतलब कि 7 × 10⁻⁻⁻6 मीटर जो है, इतना जो है मतलब क्या होता है अपना डायमीटर होता है। तो आप देख सकते हो कि आरबीसी जो है कितना ज़्यादा साइज में छोटा होता होगा, मतलब वो हमें जो है ऐसे नेक डाइस से तो दिख ही नहीं सकता। अब है जैसे एम्फीबिया, और एम्फीबिया के अंदर ना लार्जेस्ट आरबीसीज पाए जाते हैं। एम्फीबिया में और प्रोटियस में जो है लार्जेस्ट साइज ऑफ आरबीसीज जो है पाया जाता है। और जो मैमल्स हैं, जैसे मैमल्स में जो डियर आता है ना, उसमें सबसे छोटे साइज के आरबीसीज पाए जाते हैं। लाइफ स्पेन जो है ह्यूमन आरबीसी का वो कितना रहता है अपना 120 डेज। 120 डेज के बाद जो है आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो ओल्ड आरबीसी जो है वो खत्म हो जाते हैं और न्यू आरबीसी जो है उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, ओल्ड आरबीसीज या जो डेड आरबीसीज हैं वो किस में मूव करते हैं, स्प्लीन में मूव करते हैं, और वहाँ जाके ना वो स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ब्लड बैंक भी बोलते हैं या ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रेवयार्ड क्या होता है, ग्रेवयार्ड मतलब कि कब्र। ठीक है, जहाँ पे हम जहाँ पे मरी हुई चीज़ें जो हैं जिनको क्या करते हैं, दफनाते हैं या गाड़ते हैं। तो जो ओल्ड आरबीसीज जो हो गया, जो डेड आरबीसीज ना वो स्प्लीन में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसीज का। और जब इमरजेंसी के टाइम पे जैसे मान लो ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है, तो ब्रेन हेमरेज के केस में जो है बॉडी जो है वो आरबीसीज कहाँ से लेके आएगी, तो वो स्प्लीन में से जो है आरबीसीज को यूज़ कर लेगी जहाँ पे ओल्ड या डेड आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि अगर कोई चीज़ मतलब पुरानी हो चुकी है या वो किसी काम की नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हमें फेंक दें, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे ज़रूर काम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमको ये सिखा रही है। तो ओल्ड आरबीसी और डेड आरबीसी मूव टू स्क्रीन विच इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और द इमरजेंसी ब्लड बैंक। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब मैं क्या कह रही थी शुरुआत में कि जैसे देखो जो आरबीसी है उसका डायमीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर है। जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, 7.4 रहता है। तो मतलब जो ब्लड है, ठीक है, या जो आरबीसी है, इनकी ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, 7 ही है ना। जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है, जो पीएच होता है वो 7.4 होता है ब्लड का। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी जो कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटिक वैल्यू बोलते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटिक वैल्यू बोलते हैं। तो जो इरिथ्रोसाइटिक वैल्यू होती है मेल के लिए, ठीक है, मेल ह्यूमन के लिए, तो वो कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन जो आरबीसी जो है प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ मेल, एंड इन द केस ऑफ फीमेल 4.5 to 5 मिलियन जो है आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। इफ इरिथ्रोसाइटिक वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है, मतलब कि जो आरबीसी है जैसे 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी जो है वो मेल में प्रेजेंट है ना, तो अगर ये वैल्यू जो है डिक्रीज करती है, मतलब नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो क्या करते हैं हमारे डिक्रीज करेंगे ना, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, अनीमिया बोल देते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि खून की कमी होगी, है ना। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि आरबीसी का जो टोटल नंबर है, जैसे कि मेल में 5 to 5.5 मिलियन है, अगर ये थोड़ा सा डिक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन तो उससे क्या हो जाता है, आपको अनीमिया हो जाता है। ठीक है, अगर फीमेल में हो जाए तो फीमेल में भी क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। अगर वैल्यू जो है इंक्रीज करती है, मतलब इतने नंबर ऑफ आरबीसी जो हैं 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी जैसे मेल में प्रेजेंट है, तो अगर मेल में जो है वो 5.5 मिलियन से बढ़ के जो है अगर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा भी स्लाइट इंक्रीज भी हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिस्थीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिस्थीमिया। इट इज सेम इन द केस ऑफ फीमेल ऑल्सो। अब हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, तो देन द आंसर विल बी इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस किधर होती है, इट अकर्स इन लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो। लिवर में कब होती है, जो फीटल स्टेज होती है, जो फीटस होता है उसके केस में क्या होता है,
जब आरबीसीज की फॉर्मेशन हो रही होती है तब लिवर में होती है, ठीक है, लिवर में शुरुआत होती है। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तब बोन मैरो के अंदर जो है आरबीसीज की फॉर्मेशन होने लगती है। तो इरिथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ होती है? लिवर में होती है, बोन मैरो में होती है और स्प्लीन में। स्प्लीन में तो मतलब ग्रेवयार्ड हो गया ना, तो मतलब वहाँ पे आरबीसीज प्रेजेंट है, वहाँ फॉर्मेशन तो नहीं कहेंगे हम, मतलब उधर जो है अपने ओल्ड या डेड आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। लेकिन लिवर में तो आरबीसीज की फॉर्मेशन होगी इन द फीटल स्टेज, और जब एडल्ट हो जाएंगे तब बोन मैरो के अंदर जो है क्या होगी? आरबीसीज की फॉर्मेशन होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इरिथ्रोसाइटिक वैल्यू इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। जो इरिथ्रोसाइटिक वैल्यू जो है, जो अभी हमने पढ़ी, उसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा डिवाइस मेजर करता है? तो कौन सा डिवाइस होता है? अपना हीमोसाइटोमीटर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको भी जो है अच्छे से नोट कर लो। अब ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स आरबीसीज फॉर्म पाइल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रोलेक्स फॉर्मेशन। कभी कभार क्या होता है, जो आरबीसी है ना, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। 0.9 मोलल NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू आरबीसी। इसका मतलब क्या है? 0.9 मोलल, ठीक है, कैपिटल एम होता है फॉर मोलर कंसेंट्रेशन एंड स्मॉल एम होता है फॉर मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो 0.9 मोलल NaCl सॉल्यूशन ना आइसोटोनिक होता है आरबीसीज के। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे आरबीसी है, ठीक है, मान लो आपने एक आरबीसी लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन आई वांट टू टेल यू दैट, अगर आपने आरबीसी लिया, ठीक है, आपने आरबीसी उठा के और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कंसेंट्रेशन है किसका? सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो क्या रहता है? अपना सेम रहता है, ठीक है। या हम उसमें ये बोल सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो अपना क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। तो अगर आपने उसमें 0.9 मोलल NaCl सॉल्यूशन में अगर आपने आरबीसी को डाल दिया, तो वो सॉल्यूशन ना आइसोटोनिक हो जाएगा आरबीसी के। मतलब आरबीसी ना फिर ना तो सिकुड़ेगा, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर हम आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, स्क्वीज कर जाएगा। और हाइपोटोनिक में डालेंगे तो वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। लेकिन अगर हम 0.9 मोलल NaCl सॉल्यूशन को आरबीसी में डालेंगे, आरबीसी को 0.9 मोलल NaCl सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो आइसोटोनिक रहेगा। मतलब कि ना तो वो सिकुड़ेगा, ना ही वो जो है फूलेगा, मतलब ना ही वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, ना वो हाइपोटोनिक की तरह, वो आइसोटोनिक की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो अपना इरिथ्रोसाइट्स जो है ये वाला टॉपिक, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, ये वाला हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, और वो भी एक छोटा सा ही टॉपिक है। और उसके बाद मेन अपना आएगा जो हार्ट का सर्कुलेशन है, मतलब जो इस चैप्टर का क्रक्स है, वो हम फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है स्टडी करेंगे। तो देखो अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स या क्या होते हैं? WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इतना सबको पता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स आर इरेगुलर एंड कलरलेस बिकॉज दे लैक पिगमेंट। अब हमने देखा कि जो आरबीसीज थे या जो इरिथ्रोसाइट्स थे, उनका शेप जो था बाई कन्वेक्स था, है ना, मतलब एक प्रॉपर उनका शेप था, डिस्क शेप या बाई कन्वेक्स नहीं, बाई कनकेव या डिस्क शेप जो थी उनकी एक प्रॉपर शेप थी। लेकिन जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, इनकी शेप इरेगुलर होती है, मतलब इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। वेरएस हमने देखा कि जो आरबीसीज थे उनका कैसा कलर था? हे कलर या फ्लैशी कलर था। क्यों? या रेड भी हम बोल सकते हैं, रेड कलर के थे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। लेकिन अब इसके अंदर जो है कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता ल्यूकोसाइट के अंदर। ल्यूकोसाइट जो है वो लैक करते हैं पिगमेंट, तो उनमें जो है कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ल्यूकोसाइट्स कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसे कोई ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी ना करना है गैसेस का। इसका तो बस एक ही फंक्शन है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। लेकिन आरबीसीज को तो क्या करना था? ट्रांसपोर्टेशन करना था गैसेस का, है ना। इसलिए जो था उसमें आरबीसीज ने अपने मैचुरेशन पीरियड में क्या कर दिया था? न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स को एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन इसमें जो है न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन ना लेस देन अ वीक होता है, मतलब एक हफ्ते से भी कम का इसका जो है लाइफ स्पैन रहता है। और जो टाइप्स की बात करें, मतलब टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो है, तो वो दो टाइप के होते हैं अपने पास। सबसे पहला होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। अब हम आगे देखेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स जो है फर्दर कौन से टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और
एक परसेंटेज जो मतलब नहीं वैल्यू भी पूछी जाती है, हाँ, कि कौन से जो ग्रेनुलोसाइट है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे कम अमाउंट में, इसमें जो है इससे क्वेश्चन आता है और उनके फंक्शन पे भी क्वेश्चन आता है। देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है, जो ल्यूकोसाइट्स का नंबर रहता है वो थोड़ा सा लेसर रहता है, मतलब हमने आरबीसी का देखा कि वो कितने होते हैं, मेल्स में तो 5 to 5.5 मिलियन एंड फीमेल में कितने रहते हैं, 4.5 to 5 मिलियन रहते हैं ना। अब जो WBCs की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कम होते हैं, ये जो है 6000 to 8000 ही होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और जो है जनरली कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अभी मैंने बताया लेस देन अ वीक जो है इनका क्या रहता है, अपना लाइफ स्पैन रहता है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स की हमने बात करी, कौन से टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एक तो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स एंड एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स ना, इसका नाम ग्रेनुलोसाइट्स क्यों है, इसका नाम ग्रेनुलोसाइट्स मतलब टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट जो है ग्रेनुलोसाइट, इसका नाम ग्रेनुलोसाइट इसलिए है क्योंकि इसके जो ये पार्ट मतलब इसके जो ये कंपोनेंट्स है ना, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स या ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनका जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा ग्रेनी होता है, मतलब उस पर ना आपको थोड़ा ऐसे बोले अगर नॉर्मल लैंग्वेज में तो खुरदरा सा जो है उसका क्या होता है, टेक्सचर होता है, मतलब वो स्मूथ नहीं दिखते हैं, वो ग्रेन्यूल्स की तरह दिखते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स की तरह दिखते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है अपने पास न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल ना सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और कितना होता है इसका 60 to 65% जो है ये प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो है 6 to 8% बनाते हैं, और ये जो है फैगोसाइटोटिक होते हैं नेचर में। जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट हैं ये कैसे होते हैं, फैगोसाइटोटिक होते हैं नेचर में। फैगोसाइटोटिक मतलब कि ये किसी भी फॉरेन मटेरियल को ना एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या कॉज कर सकता है, अगर कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ना हमारे बॉडी के अंदर, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो है उसे उस फॉरेन पार्टिकल को या मटेरियल को जो है क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, इसलिए जो है फैगोसाइटोटिक भी होते हैं नेचर में। अब हम इओसिनोफिल्स की बात करें तो ये 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ओनली 2 to 3%, एंड ये जो है रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, मतलब अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये एक्ट करते हैं और एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के साथ, मतलब अगर हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाए, ठीक है, किसकी कोई भी टाइप की अगर एलर्जी हो जाती है, जैसे स्किन एलर्जी हो गई, या जैसे हम कोई डस्ट पार्टिकल अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें एकदम से क्या आती है, छींक आती है ना, स्नीजिंग हमें हो जाती है, तो वो इओसिनोफिल की वजह से ही होती है, क्योंकि वो जो है इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है एंड एसोसिएटेड होता है एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। फिर आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट होते हैं, मतलब सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और इनका परसेंटेज कितना होता है, 0.5 to 1% ही ये प्रेजेंट होते हैं। जो इओसिनोफिल्स होते हैं, सॉरी, जो बेसोफिल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपरिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो हेपरिन है वो क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट है, मतलब कि हमारे ब्लड के अंदर जैसे ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए, ठीक है, अपने आप जो है क्लॉटिंग ना हो जाए, तो ये है उसको ये जो है प्रिवेंट करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अंदर जो है बॉडी के अंदर जो है इंजरी हो गई है और जो है ब्लड फ्लो होने लग गए हैं, तो क्या होगा, जैसे अगर हमें ऐसे एलर्जी मतलब कोई चोट लग जाती है, तो जैसे बॉडी पे कोई कट लग गया, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, खून आता है और फिर वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है, और वहाँ पे हेपरिन वर्क नहीं करता उस टाइम, ठीक है, क्योंकि एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट है, इसलिए उस टाइम वो वर्क नहीं करता। लेकिन अगर जैसे हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो अगर कोई स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ेगा तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो ब्लड तो क्लॉट हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन हेपरिन जो है वो उसे क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि अगर अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हेपरिन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट है, वो ब्लड क्लॉटिंग को जो है प्रिवेंट करते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, इसलिए जब हमें बाहर कोई इंजरी लगती है तो हेपरिन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो, क्योंकि ये रोकेगा ब्लड क्लॉटिंग को, लेकिन अगर हम कट लग गया तो ब्लड क्लॉटिंग तो हमें करवानी है, इसलिए जो है इसे इनएक्टिव करना पड़ता है। और वो उस टॉपिक को जो है मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो और ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में जो है इनका काम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में।
देखो, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये इस टाइप के WBCs होते हैं, इस टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनमें जो है ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, यानी कि ये ग्रेनुलेटेड नहीं होते, ये स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा होता है मोनोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 20 to 25% जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है लिम्फोसाइट्स ये दो टाइप के होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। अभी हमने जो है जब हमने लिम्फ पढ़ा था तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इनमें जो बी और टी सेल्स होते हैं ना, इन्हीं का मेन फंक्शन होता है कि ये इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट है अपने पास मोनोसाइट्स। अब हमने जब हमने ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ा था तब हमने न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स लिखा था, है ना, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ना फैगोसाइटोटिक होते हैं, इसलिए इनको जो है हम साथ रखते हैं। और ये जो है मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ना 6 to 8% फॉर्म करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फैगोसाइटोटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि फैगोसाइटोटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये कितने अमाउंट मतलब कितने परसेंट होते हैं, ये 6 to 8% जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा क्या क्या हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया यानी कि इरिथ्रोसाइट्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया। अब हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स की, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का जो है कितना नंबर होता है, मतलब ये पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने प्लेटलेट्स हमको मिलते हैं। तो हमको 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स जो है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में जो है हमको मिलते हैं। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम स्पेशल फ्रेगमेंट्स जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, वहाँ से जो है हमको प्लेटलेट्स मिलती हैं, ठीक है। और ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या है, ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेशल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। एंड जो प्लेटलेट्स है वो किस से प्रोड्यूस होती है, स्पेशल फ्रेगमेंट्स जिनको मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि क्या है, स्पेशल सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट है, वहाँ से जो है हमको क्या मिलते हैं, प्लेटलेट्स मिलते हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो है क्लॉटिंग में हेल्प करती है, कोएगुलेशन में हेल्प करती है ब्लड की, है ना। अगर प्लेटलेट्स जो है गिर जाएंगी, मतलब आपने कभी सोचा मतलब सुना होगा कभी, जैसे डेंगू वगैरह किसी को हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इसकी प्लेटलेट्स इतनी गिर गई हैं या इसकी प्लेटलेट्स इतनी ही बच रही हैं, है ना, ऐसे बोलता है। तो उसका मतलब क्या है कि प्लेटलेट्स जो है वो गिर गई हैं, डाउनफॉल कर गई हैं, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, हमें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लड क्लॉट जो होता है वो लेट होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का ही मेन फंक्शन होता है कि वो हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट्स ही कम हो जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्लो डाउन कर जाएगी या बहुत ही टाइम लेगा अगर ब्लड क्लॉट होने में, ठीक है। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे तो वो कौन से हो सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया केस में क्या होता है, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, ठीक है, द ब्लड लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो अगर किसी भी ऐसे इंसान को जिसको हीमोफीलिया है, ठीक है, जिसको मतलब हीमोफीलिया है तो उसको क्या है, उसको उसके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, ठीक है। तो अगर उसको हीमोफीलिया है और अगर उसको कोई चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट होने में जो है बहुत टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से अगर मान लो उसको कोई इमीडिएट हेल्प नहीं मिलती है, फर्स्ट एड नहीं उसको मिल पाती है कोई एक्सीडेंट से मेट होने के बाद, तो उस इंसान की जो है डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो एक हीमोफिलिक पर्सन है, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, आरबीसीज कवर कर लिए, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज कवर कर लिया और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स कवर कर ली। अब इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे हार्ट की, हार्ट से मतलब हार्ट से जो है ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।